मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के सुमई में सबसे भयानक ड्रोन हमला किया। हमले के बाद भी मॉस्को के ड्रोन इलाके में मंडराने लगे और यूक्रेन के फायर फाइटर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया। 2024 की गर्मियों के बाद से ही रूस लगातार इस इलाके पर गोलीबारी कर रहा है। अब मॉस्को ब्रिगेड ड्रोन हमलों से इसे जला रहा है। रूस का यह हमला तब सामने आया है जब जेलेंस्की ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने मॉस्को में लॉजिस्टिक और तेल ठिकानों पर अटैक किए। 2026 में रूस उत्तरी यूक्रेन और खासकर सुमय और खार्किव को टारगेट कर रहा है। वो इस इलाके में इजराइल के वॉर पैटर्न्स पर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी नहीं मिलने के बावजूद वो ड्रोन और ग्लाइड बॉम्ब और रूसी सेना की छोटी यूनिट के जरिए इस इलाके में दबाव बनाने में जुटा है। उधर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए मॉस्को में लॉजिस्टिक वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके जवाब में रूस बॉर्डर के करीब के शहरों को ज्यादा जला रहा है। मतलब ये युद्ध अब टीट फॉर टैट और लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। क्या पुतिन के जंग का ये नया पैटर्न यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका देगा? क्या रूस यूक्रेन के बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करने का दबाव बनाएगा? और क्या ये स्ट्रेटेजी पुतिन को डॉनबॉस से आगे कोई बड़ी कामयाबी दिला पाएगी? इसी बीच कीव में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। मिखाइलो फेडरोव, जिन्होंने ड्रोन वॉरफेयर और रोबोटिक सिस्टम को नई ऊंचाई दी थी, हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह SBU यानी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर के पूर्व कमांडर वेन खामरा को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। सवाल है, क्या यूक्रेन की सेना के नए कमांडर और रक्षा मंत्री ये वेन खामरा पुतिन की नई वॉरफेयर का जवाब दे पाएंगे? क्या वो जेलेंस्की के लॉन्च रेंज वॉर को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, या ये बदलाव जेलेंस्की ने किसी दबाव में आकर किया है? ऐसे यूक्रेन का पूरा फोकस अभी लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को पर एक साथ 400 ड्रोन दाग दिए। इस हमले में मॉस्को के सबसे बड़े वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराए, लेकिन इस हमले के बाद रूस के आसमान तेल के धुओं से काला हो गए। खामरा SBU स्पेशल फोर्सेज के पूर्व प्रमुख रहे हैं। उनका बैकग्राउंड लॉन्ग रेंज ऑपरेशन का है। उन्हें स्पेशल फोर्सेज के माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वो यूक्रेन की उस यूनिट को कमांड कर चुके हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पर सबसे सटीक हमले किए। खामरा की तारीफ खुद जेलेंस्की कर चुके हैं। मतलब जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री न सिर्फ यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाले, बल्कि यूक्रेन की लॉन्ग रेंज ताकत और एक्शन पर तेजी से काम करें। लेकिन यूक्रेन रूस जंग तो दोनों देशों की सीमा से ज्यादा दूर चली गई है। इसकी आग अब नाटो के दरवाजे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। काला सागर में एक और बड़ा हमला हुआ है और इस बार निशाने पर रूस और यूक्रेन के जहाज नहीं, बल्कि लाइबेरियाई झंडे वाला एक गैस जहाज था जो मिस्र से यूक्रेन की तरफ आ रहा था। रोमानिया के तट से करीब 37 किलोमीटर दूर इस जहाज पर हमला हुआ। रोमानिया ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस साल रूस और यूक्रेन के ड्रोन कई बार रोमानिया के एयर स्पेस और समुद्री इलाके में घुस चुके हैं। 2022 से अब तक कम से कम 28 बार रोमानिया की सीमा में घुसपैठ हुई है। 2026 में अकेले 15 बार घुसपैठ की रिपोर्ट सामने आई। 2025 में पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन कम से कम 21 बार घुसे। सितंबर 2025 में 3 रूसी MiG-31 जेट एस्टोनिया के एयर स्पेस में 12 मिनट तक रहे। 2025 में अकेले नाटो देशों के रूस के 18 एयर स्पेस उल्लंघन के मामले दर्ज किए। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब नाटो देशों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनते जा रहे हैं? और क्या इस जंग में नाटो देश मॉस्को के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं? Росія давно має змогу
перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були यानी मैदान में टैंक और तोपें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जंग की दिशा अब आसमान तय कर रहा है। जिस देश के ड्रोन ज्यादा दूर, ज्यादा सटीक और ज्यादा देर तक हमला कर पाएंगे, रणनीतिक बढ़त भी उसी के हाथ लग सकती है। इसलिए जेलेंस्की ने अपनी पूरी सैन्य रणनीति को ड्रोन और स्पेशल ऑपरेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया है और पुतिन भी यूक्रेन के शहरों पर पहले से कहीं ज्यादा बड़े हवाई हमले कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब कंट्रोल से बाहर हो गई है? क्या अब इस जंग को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या दो देशों में से एक का तबाह होना तय हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग में दूसरे गठबंधन भी जुड़ेंगे? І що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже जेलेंस्की जंग को और भयानक बनाने के लिए यूरोप और नाटो देशों से एयर डिफेंस और मिसाइलें मांग रहे हैं। G7 की बैठक में भी वो इसलिए गए थे ताकि इस जंग में वो रूस की मिसाइलों का सामना कर सकें और जवाब दे सकें। फ्रांस से 2028 और 29 के बीच मिलेंगे 16 राफाल जेट। फ्रांस की एस्टर 30 मिसाइल को बनाने का लाइसेंस। स्कल्प मिसाइल का उत्पादन भी करेगा यूक्रेन। हैमर गाइडेड बम के उत्पादन का भी लाइसेंस। यानी साफ है कि यूक्रेन अब सिर्फ हथियार नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी पूरी वॉर इंडस्ट्री खड़ी करना चाहता है ताकि आने वाले समय में उसे हर मिसाइल और हर ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों की तरफ नहीं देखना पड़े। इसलिए फ्रांस जैसे देश अब सिर्फ हथियार भेजने के बजाय यूक्रेन को मिसाइल, गाइडेड बम और लड़ाकू विमान से जुड़ी तकनीक भी देने की तैयारी में है। मतलब नाटो अब इस जंग में सिर्फ सप्लायर नहीं, बल्कि यूक्रेन की सैन्य ताकत का साझेदार बनता जा रहा है। दूसरी तरफ रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। पुतिन की सेना मिसाइल, गाइडेड बम और हजारों ड्रोन के दम पर यूक्रेन के शहरों को लगातार निशाना बना रही है। वहीं यूक्रेन हर बड़े हमले का जवाब रूस के अंदर मौजूद तेल डिपो, हथियार गोदाम और सैन्य लॉजिस्टिक पर डीप स्ट्राइक से दे रहा है। यानी अब ये जंग इलाका जीतने से ज्यादा एक दूसरे की सैन्य और आर्थिक ताकत तोड़ने की लड़ाई बन चुकी है। पुतिन के ड्रोन, जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज अटैक, नाटो की मिसाइलें और ब्लैक सी का बढ़ता तनाव, यानी रूस यूक्रेन जंग अब अपने 5वें साल में एक नेक्स्ट लेवल वॉर में बदल चुकी है, जहां जीत सिर्फ मोर्चों पर नहीं, बल्कि आसमान, तकनीक, इंडस्ट्री और गठबंधनों की ताकत तय करेगी। यूक्रेन जिस तरह से मॉस्को को टारगेट कर रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है कि वो रूस की युद्ध मशीन की रफ्तार को धीमा करना चाहता है। यूक्रेन ने फ्रंटलाइन वॉर को डीप स्ट्राइक वॉर में बदल दिया है। यूक्रेन का फोकस रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है, तेल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को तोड़ना। यूक्रेन अब सस्ते ड्रोन से रूस पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади. लेकिन यूक्रेन के हमले का जवाब रूस और भी खतरनाक तरीके से दे रहा है। मॉस्को से हाइब्रिड मोड में अटैक हो रहे हैं। कीव पर एक साथ बैलिस्टिक और ड्रोन हमले की एक साथ बारिश हो रही है। एक साथ दर्जनों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन, यानी रूस ने कीव की आसमान को पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल दिया। रिपोर्ट में दावा है कि सिर्फ एक रात कीव इलाके पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 120 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। इस हमले में कीव में रिहायशी इलाकों, दुकानों और सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। रूस का दावा है कि उसने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है
कि रूस ने सिर्फ 19 दिनों में उतनी मिसाइलें दागी जितनी उसने सिर्फ 1 महीने में तैयार किया था। जुलाई के पहले 19 दिनों में रूस की तरफ से 127 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें से 107 बैलिस्टिक और 20 जिरकॉन मिसाइलें हैं। रूस हर महीने 60 स्कंदर मिसाइल जबकि S-400 के लिए RM-48U मिसाइलें बनाता है। मतलब 1 महीने में वो 100 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन करता है, जबकि 2026 के लिए रूस ने जिरकॉन मिसाइल प्रोडक्शन का टारगेट 30 रखा था और दावा है कि उसने जिरकॉन मिसाइल प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा 1 ही महीने में इस्तेमाल कर लिया। पुतिन के ड्रोन, जेलेंस्की के डीप स्ट्राइक, नाटो की मिसाइलें और ब्लैक सी का बढ़ता तनाव, ये सब इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये रेंज बनाम रेंज, ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और इंडस्ट्री बनाम इंडस्ट्री की जंग बन चुकी है, जो दुश्मन की सप्लाई चेन, तेल भंडार, हथियार फैक्ट्रियों और आसमान पर ज्यादा देर तक दबाव बनाए रखेगा। रणनीतिक बढ़त भी उसी के हाथ लगेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या फिर ब्लैक सी से लेकर नाटो की सीमाओं तक फैलकर पूरी यूरोप की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा।